हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। आज हम लोग पढ़ेंगे कि चार्ज के क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज अर्थात आवेशों के गुण। हम लोग चार्ज के बारे में बहुत कुछ पढ़े। चार्ज क्या होता है, चार्ज कितने तरह के होते हैं, किसी बॉडी पर चार्ज हम लोग कैसे देते हैं, इंसुलेटर के बारे में भी जाने, कंडक्टर के बारे में भी जाने। अब हम लोग यहाँ पर चार्ज के कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि ये चार्ज के क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होते हैं। तो चार्ज के बेसिक प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहला जो प्रॉपर्टीज़ है वह है फोर्स बिटवीन चार्ज। फोर्स बिटवीन चार्जेस, यानी चार्ज जो है, चार्ज्ड बॉडी जो है वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं, बल लगाते हैं। कोई भी बॉडी जो चार्ज्ड हो, चाहे वो उस पर किसी भी प्रकार का चार्ज हो, वो अगर दूसरे बॉडी के संपर्क में आता है या उसके नज़दीक आता है जो कि चार्ज्ड है, तो दोनों के बीच इंटरेक्शन होता है, दोनों के बीच फोर्स लगते हैं। अब ये फोर्स जो होते हैं वो अट्रैक्टिव भी हो सकते हैं और रिपल्सिव भी हो सकते हैं। जैसे कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि चार्ज दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और एक निगेटिव चार्ज। तो अगर अट्रैक्टिव फोर्स कब लगेगा और रिपल्सिव फोर्स कब लगेगा, तो अगर सपोज कीजिए कि दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, दोनों पॉजिटिव चार्ज होने का मतलब यह है कि उसको हम लोग कहेंगे कि वो लाइक चार्जेज है। लाइक चार्जेज मतलब एक जैसे चार्ज, यानी दोनों की नेचर सेम है। या ऐसे भी हो सकता है कि दोनों निगेटिव चार्ज हो, तो ये भी लाइक चार्जेस कहे जाएंगे। तो इस प्रकार से अगर लाइक चार्जेज हो, यानी दोनों चार्जेज या तो सेम, दोनों चार्ज या तो पॉजिटिव हो या दोनों निगेटिव हो, तो इस प्रकार के चार्जेज के बीच जो फोर्स लगेगा वो फोर्स होगा रिपल्सिव, यानी विकर्षण का। दोनों एक दूसरे को रिपल्स करेंगे, एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे और दोनों एक दूसरे से दूर भागेंगे, तो ये रिपल्सन का फोर्स होगा। ठीक इसके अपोजिट, अगर एक चार्ज पॉजिटिव है और दूसरा चार्ज निगेटिव है, तो इनके बीच भी फोर्स लगेगा, लेकिन यहाँ पर जो फोर्स होगा वो फोर्स होगा अट्रैक्टिव, यानी आकर्षण का बल लगेगा। दोनों चार्ज्ड बॉडी एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। तो हम लोग इसको कह सकते हैं, समराइज कर सकते हैं कि लाइक चार्जेस रिपल्स each other while unlike charges attract each other। यानी लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपल्स करेंगे, जबकि अनलाइक चार्जेस जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो इस प्रकार की प्रॉपर्टी चार्ज में पाई जाती है, यानी ये फोर्स की प्रॉपर्टी हुई। दूसरी प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं कि चार्ज की दूसरी प्रॉपर्टी क्या है। चार्ज की जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो उसके स्केलर होने के कारण है, उसको हम लोग कहते हैं एडिटिव नेचर। एडिटिव नेचर, यूज प्रकृति, या ऐसे कहें कि योगफल हो जाने की प्रकृति। जैसे हम लोग कल पढ़े थे कि दो तरह के बॉडीज होते हैं, कंडक्टर और इंसुलेटर। अब सपोज कीजिए कि यहाँ पर एक बॉडी है और यह कंडक्टिंग बॉडी है, कंडक्टर है एक, और इस पर क्या करते हैं कि इस पर हम चार्ज देते हैं। तो कुछ चार्ज हम यहाँ से देते हैं, जैसे सपोज कीजिए कि हमने इस पर चार्ज दिया 5Q, स्मॉल q यूज़ कर रहे हैं हम लोग चार्ज के लिए। फिर यहाँ पर हमने चार्ज दिया -6Q, फिर यहाँ पर हमने चार्ज दिया +8Q। इस प्रकार से हमने इस पर चार्ज दे रहे हैं। तो इस बॉडी पर जो नेट चार्ज होगा वो क्या होगा, तो हम लोग कंडक्टर्स में पढ़े थे कि कंडक्टर पर जितना भी चार्ज देते हैं वो पूरा का पूरा चार्ज उसके पूरे सरफेस पर यूनिफॉर्म रूप से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। यानी सपोज कीजिए कि ये चार्ज है पूरा बट गया, ये चार्ज ये भी बट गया, ये चार्ज ये भी बट गया, तो अब इस पर नेट चार्ज कितना होगा। तो एडिटिव नेचर ये कहता है कि नेट चार्ज ऑन अ बॉडी इज द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द चार्जेस गिवन टू द बॉडी। यानी ऐसे कहेंगे नेट चार्ज
on a body is the algebraic sum of all the charges given to the body। यानी उस बॉडी पर जितने भी चार्ज दिए जाते हैं उन सबका अगर हम एल्जेब्रिक सम कर दें तो उस बॉडी पर नेट चार्ज निकल जाएगा। तो चूंकि चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है तो यहाँ पर उस बॉडी पर नेट चार्ज कितना हो जाएगा, तो नेट चार्ज यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, सबको हम लोग सम कर देंगे, +5Q फिर -6Q और +8Q, तो ये हो जाएगा 13Q और -6Q, डैट मीन्स कि 7Q। तो 7Q का पॉजिटिव चार्ज इस बॉडी पर प्राप्त होगा। तो ये जो चार्ज होगा वो इस बॉडी का नेट चार्ज होगा। तो ये एडिटिव नेचर जो है वो ये बताता है कि किसी भी बॉडी पर जो टोटल चार्ज, किसी बॉडी पर जो नेट चार्ज होता है उस पर जितने भी चार्ज दिए जा रहे हैं उन सब का वो एल्जेब्रिक सम होता है। तो ये हमारा दूसरा प्रॉपर्टी हुआ। अगला हम पढ़ते हैं, तीसरी जो हमारी चार्ज की जो प्रॉपर्टी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तीसरी चार्ज की प्रॉपर्टीज ये कहती है कि वो कंजर्वेशन से संबंधित है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। देखिए नेचर में बहुत सारी क्वांटिटी, बहुत सारी राशियां जो है वो कंजर्व रहती हैं। कंजर्व होने का मतलब ये है कि वो जितनी मात्रा में है उतनी ही मात्रा में हमेशा बनी रहती है। या दूसरे शब्दों में ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर किसी प्रोसेस में, किसी भी प्रोसेस में वो जो क्वांटिटी है वो क्वांटिटी हमेशा उतनी ही रहती है, ना ही वो बढ़ती है और ना ही वो घटती है। प्रोसेस शुरू होने से पहले उस क्वांटिटी की मात्रा जितनी थी उतनी प्रोसेस खत्म होने के बाद भी उसकी मात्रा रहती है। तो उसको कहेंगे कि वो क्वांटिटी जो वो कंजर्व है। जैसे आप इसके पहले एनर्जी का कंजर्वेशन लॉ पढ़े होंगे कि किसी भी एनर्जी नाइदर भी क्रिएटेड नॉर भी डिस्ट्रॉयड, यानी ऊर्जा को ना ही हम उत्पन्न कर सकते हैं ना ही उसका हम नाश कर सकते हैं। किसी भी प्रोसेस में एनर्जी हमेशा कंजर्व रहती है। इसी प्रकार से आप लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन लॉ पढ़े होंगे, रैखिक संवेग का संरक्षण सिद्धांत, यानी किसी भी प्रक्रिया में या संघट प्रक्रिया में, कोलिजन की प्रक्रिया में निकाय की जो कुल संवेग या कुल उसका जो टोटल जो उसका मोमेंटम होता है वो हमेशा कांस्टेंट बना रहता है, वो चेंज नहीं होता है, तो वो भी कंजर्व होता है। इसी प्रकार से एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन लॉ है। ठीक है, केमिस्ट्री में भी आप मास के कंजर्वेशन लॉ को पढ़े होंगे कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास ना ही क्रिएट होता है ना डिस्ट्रॉय होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से चार्ज का भी कंजर्वेशन लॉ है। नेचर में चार्ज जो है वो भी कंजर्व रहती है। कोई भी प्रक्रिया हो उस प्रक्रिया में चार्ज में कोई नुकसान नहीं होता है। चार्ज जितना प्रक्रिया शुरू होने के पहले थी उतना ही प्रक्रिया खत्म होने के बाद भी चार्ज उतनी ही रहती है। तो इसको हम लोग कहते हैं चार्ज कंजर्वेशन लॉ। डैट मीन्स द टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी और सिस्टम ऑफ बॉडीज ऑलवेज रिमेन्स कॉन्स्टेंट इफ द सिस्टम इज आइसोलेटेड। या ऐसे कहें कि फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम या आइसोलेटेड बॉडी द टोटल चार्ज ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। तो ये हमारा चार्ज कंजर्वेशन लॉ कहलाता है। अब यहाँ पे एक चीज आता है कि आइसोलेटेड। आइसोलेटेड का मतलब क्या होता है? आइसोलेटेड का मतलब हो गया कि जो भी प्रक्रिया हो रही है या जो भी बॉडी है या सिस्टम ऑफ बॉडी है उसका सराउंडिंग्स पर कोई इफेक्ट ना पड़े और ना ही सराउंडिंग्स का इफेक्ट उस बॉडी या सिस्टम्स पर पड़े। यानी वो जहाँ भी रखा गया हो वो अपने सराउंडिंग से बिल्कुल अलग हो, ना ही सराउंडिंग्स उसको इफेक्ट कर रहा हो और ना ही वो सराउंडिंग्स को इफेक्ट कर रहा हो, तो कहेंगे कि वो आइसोलेटेड है। तो ऐसे आइसोलेटेड बॉडी या आइसोलेटेड सिस्टम या आइसोलेटेड प्रोसेस के लिए चार्ज जो है वो हमेशा कंजर्व रहता है। तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन एनी रिएक्शन इन एनी प्रोसेस। किसी भी प्रोसेस में चार्ज जो है वो ना ही क्रिएट होती है और ना ही वो डिस्ट्रॉय होती है। जितनी मात्रा में है उतनी मात्रा में वो बनी रहती है। तो लिखेंगे हम लोग फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम और
बॉडी द टोटल द नेट वर्ड हम लोग यूज करेंगे, द नेट चार्ज इज ऑलवेज रिमेन्स हम यूज करेंगे तो इस नहीं रख यूज करेंगे, ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। तो ये हमेशा कांस्टेंट रहता है किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का, इसी को हम लोग चार्ज का कंजर्वेशन लॉ कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है, इस बार के एग्जाम में भी, बिहार बोर्ड के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आया हुआ था चार्ज कंजर्वेशन लॉ को लिखने के लिए। नेक्स्ट जो हमारा प्रॉपर्टीज है चार्ज की, वो है सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी है उसको लोग कहते हैं क्वांटाइजेशन, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब ये क्वांटाइजेशन क्या है? क्वांटाइजेशन को लोग हिंदी में कहते हैं क्वांटमीकरण, क्वांटमीकरण। क्वांटमीकरण का मतलब क्या होता है? क्वांटमीकरण का मतलब है कि किसी भी, जैसे यहाँ पर हम चार्ज की बात कर रहे हैं, तो अगर किसी ऑब्जेक्ट पर अगर कोई चार्ज दिया गया है तो वो जो चार्ज होता है वह हमेशा एक फंडामेंटल वैल्यू का वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है। यानी जैसे हम लोग पढ़े हैं कि चार्ज का जो सबसे मिनिमम वैल्यू होता है वो फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज कहा जाता है, और वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज को हम लोग कहते हैं। तो जैसे इलेक्ट्रॉन पर हमने जो चार्ज पढ़ा है 1e माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर अब इससे कम चार्ज पॉसिबल नहीं है। यानी अगर हम ये कहें कि किसी ऑब्जेक्ट पर हमने 0.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज दिया, तो डैट मीन्स कि ये सही नहीं है, क्योंकि ये जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज का आधा है। तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज का आधा होना पॉसिबल है ही नहीं। कभी भी ये चार्ज होगा तो इतना होगा, इससे कम नहीं होगा। अब अगर हम ये मान लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है और इसको हम चार्ज दे रहे हैं, तो चार्ज देने का मतलब है कि या तो हम इसमें इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं या इसमें से हम इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहे हैं। दोनों यही हुआ। अगर इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं डैट मीन्स कि इसको हम निगेटिवली चार्ज कर रहे हैं, और अगर इसमें से हम इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहे हैं तो डैट मीन्स कि इसको हम पॉजिटिवली चार्ज कर रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन से इसमें से हम बाहर निकाल लेंगे तो ये पॉजिटिवली चार्ज होगा, और इलेक्ट्रॉन अगर इसको हम देते हैं तो वो निगेटिवली चार्ज होगा। तो इन दोनों ही स्थितियों में जब भी हम इस पर इलेक्ट्रॉन देंगे या इसको चार्ज देंगे तो एक डिफिनिट वैल्यू में हम उसको इलेक्ट्रॉन देंगे। जैसे उसको हमने 10 इलेक्ट्रॉन दिया, 50 दिया, 100 दिया, 1000 दिया, तो एक डिफिनिट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने उसको ट्रांसफ़र किया। तो अगर हमारा डिफिनिट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन जाएगा तो चार्ज का जो वैल्यू होगा वो भी इलेक्ट्रॉन के चार्ज का उतना इंटीग्रल मल्टीपल हो जाएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पर इतना चार्ज है। तो इतना चार्ज है तो डैट मीन्स कि अगर हमने 10 इलेक्ट्रॉन दिया तो इतना इंटू 10 उतना चार्ज उसको गया। 20 इलेक्ट्रॉन दिया तो 20 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर चार्ज गया। तो डैट मीन्स कि किसी भी बॉडी पर जो हम चार्ज दे रहे हैं वो हमेशा इलेक्ट्रॉन के चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल हो रहा है। और इलेक्ट्रॉन के चार्ज को हम लोग फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज कहते हैं। तो इस तरह से कह सकते हैं कि किसी भी बॉडी पर दिया गया चार्ज हमेशा चार्ज के फंडामेंटल वैल्यू का इंटीग्रल मल्टीपल होता है, वो हमेशा इंटीग्रल ही होगा, ठीक है ना, कभी वो ऐसे नहीं हो सकता है। डैट मीन्स कि हम कभी भी अगर चाहें कि हम ऐसे लिखें कि 5e/2 तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 5/2 यानी 2.5 इलेक्ट्रॉन, तो 2.5 इलेक्ट्रॉन कभी भी ट्रांसफ़र नहीं होगा। हम अगर ऐसे कहें कि √2e तो ये भी कभी नहीं जा सकता है, क्योंकि √2e यानी 1.414, तो एक इलेक्ट्रॉन का 1.414 पार्ट नहीं हो सकता है। तो जब भी जाएगा तो ये इंटीग्रल फॉर्म में जाएगा, यानी 10 इलेक्ट्रॉन जाएगा, 100 इलेक्ट्रॉन जाएगा, 500 इलेक्ट्रॉन जाएगा, इस प्रकार से चार्ज ट्रांसफ़र होंगे, यानी वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल हो रहे हैं। तो इस प्रकार से हम ऐसा कह सकते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो हम चार्ज दे रहे हैं वह चार्ज हमेशा इस फॉर्म में लिखा जाएगा, गिवन चार्ज Q = N × E। अब यहाँ पर N × E, N का मतलब क्या हुआ? N जो है न्यूमेरिक वैल्यू हो गया, या ऐसे कहें कि इंटीजर हो गया, एनी इंटीजर
कोई भी पूर्णांक संख्या हो गया। एंड E इज इक्वल टू, इसको हम लोग कहते हैं फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज। तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि चार्ज का जो फंडामेंटल वैल्यू होता है, फंडामेंटल यूनिट, उसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो ये पूरा जो है ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहा जाता है। यानी कि किसी भी बॉडी पर अगर हम जो चार्ज दे रहे हैं वह चार्ज इलेक्ट्रॉन के चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। यानी जैसे सपोज कि हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, तो अगर इस ऑब्जेक्ट पर हम 50 इलेक्ट्रॉन या 100 इलेक्ट्रॉन या 1000 इलेक्ट्रॉन ऐसे हम उस पर चार्ज दे रहे हैं, तो ऐसे चार्ज देने का मतलब ये हुआ कि इस पर जो भी चार्ज होगा वो क्वांटाइज्ड कहा जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन के ही चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होगा, और इसलिए उसको कहेंगे कि वो चार्ज क्वांटाइज्ड है। और इस प्रकार से हम उस पर इतना इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे उस पर चार्ज का वैल्यू लिख सकते हैं। तो ये तो बात हो गई माइक्रोस्कोपिक चार्ज के लिए, यानी ये जो चार्ज है वो बहुत ही सूक्ष्म चार्ज है, बहुत ही छोटे अमाउंट में ये चार्ज है, जैसे 10 इलेक्ट्रॉन, 50 इलेक्ट्रॉन, 1000 इलेक्ट्रॉन, बहुत ही थोड़े मात्रा में ये किसी बॉडी पर दिया जाने वाला चार्ज है। लेकिन जब ये चार्ज बहुत ज़्यादा मात्रा में हो किसी ऑब्जेक्ट पर, अगर ये चार्ज इस तरह से दिया जाए कि इसके अमाउंट बहुत ज़्यादा हो, जैसे अगर हम कहें कि इस बॉडी पर हमने 1 माइक्रोकूलम चार्ज दिया, तो 1 माइक्रोकूलम चार्ज का मतलब हुआ 10⁻⁻6 कूलम। आप लोग पहले का छाव पढ़े होंगे, 1 माइक्रो मतलब 10⁻⁻6, 1 मिली इसको लोग 10⁻⁻3 कहते हैं, 1 नैनो यानी नीचे लिखते हैं 1 नैनो यानी 10⁻⁹, तो ये सब वैल्यू होते हैं। तो अगर हम 1 माइक्रोकूलम चार्ज अगर किसी ऑब्जेक्ट पर दे रहे हैं और इस चार्ज को अगर हम इलेक्ट्रॉन के चार्ज से कंपेयर करें, जो कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज है, तो हम पाते हैं कि 10⁻⁻6 और यह है 10⁻⁻19, तो दोनों को कंपेयर करें तो हम पाते हैं कि इलेक्ट्रॉन के चार्ज की तुलना में ये जो माइक्रोकूलम जो चार्ज है वो 10⁻13 टाइम्स ग्रेटर है। ग्रेटर मतलब कि इलेक्ट्रॉन की चार्ज की तुलना में ये इतना ज़्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज की तुलना में जब इतना ज़्यादा चार्ज अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को देंगे, तो यहाँ पर ये चार्ज क्वांटाइज नहीं माना जाता। यहाँ पे इस चार्ज को कहते हैं कि ये चार्ज कॉन्टिन्यूअस है। चूँकि इतनी ह्यूज अमाउंट ऑफ चार्ज अगर किसी ऑब्जेक्ट को देना हो, तो इसका मतलब है कि उस पर इतनी ज़्यादा मात्रा में इलेक्ट्रॉन्स उस पर देना होगा या उससे इलेक्ट्रॉन्स निकालना होगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो होगा वो क्वांटाइज रूप में न करके कंटिन्यूअस होगा, लगातार उसमें फ्लो होगा, लगातार उस पर या तो इलेक्ट्रॉन जाएगा या उससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, तब जाकर के ये चार्ज उस पर जनरेट होगा। तो इसलिए यहाँ पर ये चार्ज होते हैं वो क्वांटाइज्ड नहीं होते हैं। यहाँ पर हम लोग क्वांटाइजेशन का जो लॉ है, क्वांटाइजेशन, उसको हम लोग इग्नोर करते हैं। ठीक है, क्वांटाइजेशन यहाँ पर हम लोग इग्नोर करते हैं, यहाँ क्वांटाइजेशन लॉ को हम लोग ओबे नहीं करते, और इसलिए यहाँ पर हम जितनी मर्जी चाहे उतनी चार्ज, जैसे सपोज किए कि √2 माइक्रोकूलम लिख सकते हैं हम लोग, 5/2 नैनो कूलम लिख सकते हैं, 7.5 मिली कूलम लिख सकते हैं। और यहाँ पर ये कोई भी इंटीजर्स नहीं है, आप देख रहे हैं ये सभी जो है कोई भी इंटीजर्स नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग क्वांटाइजेशन लॉ को इग्नोर करते हैं। लेकिन जब हम माइक्रोस्कोपिक चार्ज की बात करेंगे, चूंकि ये माइक्रो है, माइक्रो, और यहाँ पर ये हो गया माइक्रो यानी सूक्ष्म, तो वहाँ पर जो है हम लोग क्वांटाइजेशन लॉ को ओबे करेंगे। यहाँ पर कभी भी हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि 5/2 इलेक्ट्रॉन किसी ऑब्जेक्ट पर ट्रांसफर होगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन इस स्थिति में सारे चार्ज पॉसिबल है। ठीक, तो ये क्वांटाइजेशन लॉ कहा जाता है। इस क्वांटाइजेशन लॉ को सबसे पहले जो है वो फैराडे ने इसको प्रपोज किया था, फैराडे ने इसको बताया था, क्योंकि जिस समय मिलिकन ने इलेक्ट्रॉन पे चार्ज को मेजर किया, उसी समय फैराडे ने भी 1912 में इसको क्वांटाइज्ड करने का भी प्रस्ताव रखा कि चार्ज होंगे वो क्वांटाइज्ड होंगे।
ठीक है। तो ये फैराडे की देन है और इस पूरे क्वांटाइजेशन लॉ से हमको इलेक्ट्रोस्टैटिक का पहला एक फॉर्मूला प्राप्त होता है, Q = NE। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक का फर्स्ट फार्मूला हमको मिलता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इस फार्मूले का यूज़ करके अगर किसी ऑब्जेक्ट पर कहा जाए कि ऑब्जेक्ट पर इतनी अमाउंट में चार्ज दिया गया है, तो उतनी अमाउंट में चार्ज देने के लिए उससे कितने इलेक्ट्रॉन्स उस पर से निकाले गए हैं या कितने इलेक्ट्रॉन्स उस पर दिए गए हैं, उसकी संख्या हम लोग इस फार्मूला से ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं N = Q/E। तो इस फार्मूला से हम लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की गणना कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला, आगे के चैप्टर में भी ये फार्मूला हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। तो अभी तक ये जो कुछ भी हमने पढ़ा, क्वांटाइजेशन लॉ पढ़ा, चार्ज के बारे में, चार्ज किसी ऑब्जेक्ट पर कैसे चार्ज हम देते हैं, मेथड्स के बारे में हमने पढ़ा। ये सारे चीज़ों को पढ़ने के बाद अब हम इस पर कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, क्योंकि जब तक हम लोग न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व करेंगे तब तक ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरह से हमारे दिमाग में नहीं बैठेंगी कि इसको हम लोग कैसे यूज़ करेंगे। इसलिए अब आगे के वीडियो में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, फिर हम लोग पढ़ेंगे कूलम्ब्स फोर्स के बारे में कि दो चार्ज बॉडी के बीच कैसे फोर्स लगता है, उसमें कूलम्ब का नियम क्या कहता है और उसके आधार पर हम लोग फोर्स की गणना कैसे करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।